नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकर्स डे है। तो सबसे पहले सभी रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सर पे माल लेकर ढोकर बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, ठेले पर लेकर सामान बेचने वाले, साइकिल पर रख के बेचने वाले, सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के लोगों के लिए भी आज का दिन शुभ हो और पूरा साल ही शुभ हो और आप खुशहाली से अपना जीवन बिताएं। लेकिन आपके सर पे जो प्रशासन की और नेताओं की, प्रशासन की, गुंडों की, हफ्ता वसूली करने वालों की जो एक तलवार लटकी हुई है, उससे निजात मिले, ये हमारी शुभकामना है। आप तो आज के दिन उदयपुर के अंदर व्यवसायी मजदूर यूनियन, ठेला व्यवसायी मजदूर यूनियन व नेशनल हॉकर फेडरेशन के द्वारा निज़ाम मोहम्मद की अध्यक्षता में ठेला व्यवसायियों के बेदखली पर एक सुनवाई हुई। नगर परिषद के लोग और पुलिस के लोग ट्रैफिक के नाम पे या जगह खाली करने के नाम पर बहुत परेशान करते रहते हैं। कभी ठेला नहीं लगाने देते, कभी सामान लेकर मतलब ले लेते हैं, कभी इनसे हफ्ता वसूली करते हैं। तो इस तरह से लगातार परेशान करते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए आज उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई का मतलब ये है कि सारे लोग, मतलब ये अध्यक्ष वगैरह जितने भी इनके यूनियन के लोग थे वो बैठे, और जो व्यवसायी हैं, ठेला व्यवसायी या फेरी लगा करके अपना धंधा करने वाले हैं, या उन लोगों ने अपनी जो समस्या हैं वो इनके सामने रखी। वैसे तो सबको मालूम ही है कि क्या समस्याएं हैं, लेकिन अलग अलग व्यक्ति ने अपनी तरह से उसको रखा। अच्छा, इसके पहले नेशनल फेडरेशन के जनाब याकूब मोहम्मद साहब ने जो 2014 में एक कानून बना, विक्रेता अधिनियम, पथ विक्रेता अधिनियम, उसके ख़ास बातें लोगों को बताई। उन्होंने ये अधिनियम जो है से सड़क पे और गली कूचों में और इधर उधर घूम करके जो बेचने वाले व्यवसायी हैं, जो फेरी वाले हैं, उन लोगों को इस अधिनियम से क्या लाभ मिला, वो मतलब इससे क्या सुरक्षा मिली, वो उन्होंने बताई। मुझे याद है कि 70 के समय, मतलब 70 के दशक में जॉर्ज फर्नांडिस बॉम्बे के अंदर जो है फेरी वालों की यूनियन बना करके चलाते थे, और वो बताते थे कि मतलब उनके 1.5 लाख फेरी वाले मेंबर हैं। तो फेरी वालों की कम समस्या आज की नहीं है, मतलब 1970 में जब मेरी बात हुई थी उनसे, तब की बात है ये। उन्होंने बताया 23,000 तो यूनियन, टैक्सी यूनियन के मेंबर हैं उनके, और 1.5 लाख फेरी वाले मेंबर हैं। तो ये समस्याएं बहुत पुरानी है, लेकिन इसका कोई भी हल करता नहीं है। जो भी सरकारें आती है उसी रंग में रंग जाती है, और फिर इसमें एक्चुअली ये जो भू माफिया वगैरह हैं, इनका भी बड़ा रोल होता है, और बड़े दुकानदार जो होते हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते हैं वहाँ
सड़क पे उनके सामने या उनके आसपास खड़े रह करके ये माल बेचे। हालांकि इनका उनसे कोई वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत साधारण माल बेचने वाले हैं, कोई ब्रांडेड माल तो इनके पास होता नहीं है। पर फिर भी एक ऑब्स्टिकल मानते हैं इनको। लेकिन सवाल यह है कि जब रोज़गार नहीं है किसी तरह का, आप कोई दुकान इनके पास नहीं है, कोई इनके पास दुकान ख़रीदने का पैसा नहीं है, और या दुकान किराए लेने का पैसा नहीं है, और आप इनको कहीं रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो फिर ये अपना पेट कैसे पालें? तो पेट पालने के लिए ये जो काम कर रहे हैं वो इस अधिनियम में प्रोटेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह के व्यवसाय में लगे हुए हैं, छोटे छोटे कामों में, वो इससे प्रोटेक्टेड हैं, और इनको कोई कानूनन कोई हटा नहीं सकता है। वो एक अलग बात है अगर हथौड़ी में कोई हटा रहे हैं या लाठी चला करके भगा रहे हैं, वो अलग बात है। अगर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अगर इसका केस लड़ा जाएगा तो ये जीतेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे लड़ें? इनके पास तो वकील को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ये बड़ी समस्याएं हैं छोटे मज़दूरों के साथ और इनकी। तो वो जो उन्होंने कहा कि ये मतलब कोई इनको हटा नहीं सकता है, और 2.5% ज़मीन जो है इनके लिए आरक्षित करनी पड़ेगी सरकारों को और प्रबंधकों को, वहाँ के जो उनके इन फेरी लगा करके माल बेचने वालों के लिए। जन सुनवाई में कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। जैसे तबस्सुम ने बताया कि भाई मैं 1984 से मेरे पति यहाँ ठेला लगाते थे मस्जिद के बाहर, आतिपुल मस्जिद के बाहर। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से 33 साल से मैं लगा रही हूँ ठेला। और लेकिन ये हमेशा में जाती करते हैं, कभी माल उठा के ले जाते हैं, कभी ठेला लगाने नहीं देते, हटा देते हैं वहाँ से। अभी ठेला उठा के ले गए 6 बजे घर से, तो बेटा गया छुड़ाने तो उसको मारा। और तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। नगर निगम वाले परेशान करते हैं। और इसी तरह से सबीना सब्जी मंडी के वहाँ पर किनारे ठेला लगाती नज़मा। अस्पताल रोड पर साइकिल पर खड़े रहकर सामान बेचने वाले योगेश। दिल्ली गेट के यहाँ कमलजीत, दूध तलाई के यहाँ शाहिद और अल्ताफ़, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई। और भी कई लोग थे जिन्होंने इस तरह की समस्याएं बताई। और यूनियन की तरफ से या उस जन सुनवाई करने वालों की तरफ से राजेश सिंघवी, हीरालाल सालवी, गुमान सिंह, रानी माली, ये सारे लोग वहाँ पर इनकी समस्याएं सुनी। और इन्होंने सुनने के बाद उन सबको आश्वासन दिया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऐसा मौका आए तो हमें आप सूचित करें, हम आपके साथ खड़े हैं, और किसी भी तरह से की डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि आप सब मिल कर के और एकजुट रहें ताकि लड़ाई जो है आसान हो सके। तो ये कुल मिला करके आज का ये वीडियो था। और इसके बाद एक बात ये और करनी है कि भाई आज 6 चरण कल पूरे हो गए लोकसभा 2024 के चुनाव के, और अब एक चरण और रह गया है, अंतिम चरण। और अंतिम चरण में नरेंद्र मोदी का भी चुनाव होना है। तो पंजाब में परनीत कौर का चुनाव भी होना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, पहले भी 3-4 बार MP रही है वो। लेकिन इस बार थोड़ा वो बीजेपी से लड़ रही है, पहले कांग्रेस से लड़ती थी। और इस बार थोड़ी फसावट में इसलिए है कि वहाँ आप पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से हिमाचल में है चुनाव 4 सीटों का, और यूपी में 14 सीटें हैं, और 14 ही सीटें बहुत घमासान है वहाँ पर। इंडिया गठबंधन के भी
वहाँ पर बहुत मजबूत है उम्मीदवार, और चूँकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता है तो और ज़्यादा कड़ा हो गया है चुनाव। बिहार में भी 4 चुनाव हैं, लेकिन इसमें एक बात यह है कि भले नरेंद्र मोदी जीत जाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा जो है वो निम्नतम होती जा रही है, बिल्कुल स्तरहीन भाषा। और एक और बात जो मुझे समझ में आई इन 7 चुनाव के 6 चरणों में, और उसके पहले से 1-1.5 साल पहले से ये चुनाव की मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि ये सरकारी खर्चे से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और सब तरफ घूम घूम करके मंदिरों में भी गए और तिलक लगा करके और ऐसे बैठे हैं भगवा कपड़े पहन करके जैसे महात्मा, तो यही उतर के आए हैं। और अभी जो इन्होंने ये कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मुझे तो भगवान ने भेजा है, पहले गंगा मैया ने बुलाया था इनको और अब भगवान ने भेजा है, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डराने की राजनीति की है। पिछले दिनों अभी बिहार में जा कर के कहा तेजस्वी को जेल भेजूंगा, तो ये मतलब नाम चाहे नहीं लिया हो, लेकिन कहा उन्हीं के लिए है कि जेल भेजने का जो केजरीवाल को जेल भेजा, उधर हेमंत सोरेन को जेल भेजा, सिसोदिया और ये सारे जेल में, सारे नेताओं को आप जेल में, मतलब एक तरह से। अच्छा, फिर क्या है कि जो जेल भेज रहे वो भी ठीक है, अगर इन्होंने कोई घोटाला किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई चोरी की है, तो आप जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सज़ा भी दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेल भेजने के 4-4, 6-6, 8-8 महीने बाद, साल बाद तक भी कुछ भी प्रूव नहीं होता है, कोई आरोप नहीं लगता है, आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, फिर आप जेल, मतलब ये तो एक तरह का कि तानाशाही हो गई कि आपके चुनाव को सरल बनाने के लिए आप उनको जेल भेज रहे हो, एक तरह से डराने का खेल खेल रहे हो। और ये डराने के खेल में आपने महाराष्ट्र की सरकार को पहले तोड़ा, उन दोनों को जो है मतलब एनसीपी को भी तोड़ा और शिवसेना को भी तोड़ा, और वो जो भ्रष्ट लोग थे जिनके ऊपर आपने खुद ने, नरेंद्र मोदी ने खुद ने भोपाल की रैली में आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको अपने यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया दूसरे-तीसरे दिन, और उनके सारे आरोप साफ हो गए। इसी तरह से वहाँ पर राणे और जितने भी लोग थे, मतलब सारे लोगों को उन्होंने अपने यहाँ ले लिया और उन सब के आरोप ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आप ये पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह इसको ले रहे हैं, और आप महिलाओं का बिल्कुल किसी भी तरह से सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वहाँ बंगाल में एक नकली केस बनाया संदेश खाली के नाम से, उन सब महिलाओं ने मना कर दिया, और उस महिला ने जिसने आरोप लगाए थे उसने भाजपा तक छोड़ दी, मतलब और सब ठीक है, उनकी पार्टी तक छोड़ दी, और उसने कहा ये सब झूठे हैं केस। तो ऐसे महिलाओं को बदनाम करने के लिए अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं, और सच में जहाँ महिलाओं की दुर्दशा हुई, जिन नग्न करके घुमाया वहाँ मणिपुर में, वहाँ आप गए भी नहीं, तो ये कैसा महिलाओं का सम्मान है और कैसे सशक्तिकरण है? तो इसके ऊपर आपको सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जो डराने की जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, ये नहीं करनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो हम आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।